The Indian National Movement 1857 to 1917. Chapter 1. The First War of Independence 1857. The process of the British conquest of India and the consolidation of British rule was accompanied by resentment among the Indians. ऐसा नहीं था कि जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उन्हें काफ़ी आसानी से इंडिया को रूल करने का मौका दिया गया। हर वक्त कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ब्रिटिश को इंडियंस रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हार्डली अ ईयर पास्ट till 1857 when some part of the country or the other did not rise in revolt against the British domination of India. However, these rebellions were local, scattered and isolated. तो 1857 को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? वॉर ऑफ 1857 को इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़े पैमाने पर ब्रिटिश का विरोध किया गया था। ऐसा नहीं कि इसके पहले विरोध नहीं होते थे, इसके पहले भी कई बार अपराइजिंग्स हुए हैं, लेकिन बड़े छोटे पैमाने पे हुए हैं, लोकल पैमाने पे हुए थे। तो वॉर ऑफ 1857 एक ऐसा वॉर था जिसमें सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल थे। दे डिड नॉट पोज अ सीरियस चैलेंज टू द ब्रिटिश हु डिड नॉट, जो छोटे मोटे जो रिवोल्ट्स हुए, ब्रिटिश ने बहुत ही आसानी से उसे स्क्वॉश कर दिया, उसे समाप्त कर दिया। द कल्मिनेशन ऑफ सच अपोजिशन टू द ब्रिटिश रूल came with the first war of independence in 1857. आखिरकार 1857 में एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसने अंग्रेज़ों की जो नींव थी, जो बुनियाद थी इस देश में, उसको हिलाकर रख दिया। The culmination of such opposition to British rule came with the first war of independence in 1857, in which millions of peasants, artisans, soldiers participated. It shook the British government to its very foundation. तो वॉर ऑफ 1857 इसलिए इतना अहम था, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस वॉर में सभी लोगों ने हिस्सा लिया। किसानों ने हिस्सा लिया, गांव के जो नागरिक थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जो आर्टिसंस थे, जो कारीगर थे, जो वर्कर्स थे, सोल्जर्स थे, सभी ने द वॉर ऑफ 1857 में हिस्सा लिया। इसी वजह से द वॉर ऑफ 1857 एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाया जाता है। तो ऐसी क्या वजह थी जो कि किसान, गांव का साधारण सा नागरिक, गांव के जो कारीगर है, जो पीजेंट्स है, जो वर्कर्स है, जो सोल्जर्स है, अलग अलग बटालियन के, राजकुमारों के, राजाओं के, इन सब ने क्यों ऐसा ठान लिया कि हमें अंग्रेज के खिलाफ लड़ना है? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? द फर्स्ट 100 years of British rule in India, that is from 1757 to 1857, were marked by British conquest and a rapid expansion of the domination in India. तो जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए 1757 से, उन्होंने इस तरह से इंडिया में, भारत में अपना राज्य बिछाते गए कि उनकी कोई हद ही नहीं थी। बहुत ही तेज़ी से वह अपने डोमिनियन को एक्सपैंड करते जा रहे थे। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस एडवर्सली अफेक्टेड ऑल सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि वह इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्सप्लॉयट कर रहे थे,
कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ ला रहे थे, कुछ ना कुछ सोशल चेंजेस ला रहे थे। ये सब एक वजह हो गई कि जो इंडियन सोसाइटी के हर एक नागरिक को, हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई दे रहा था। द रूलिंग क्लास वर डिस्पोजेस्ड ऑफ द पावर्स। जो रूलिंग क्लास था उसको भी वो The ruling classes were dispossessed of their power, the peasants were deprived of its land rights, and the artisan lost their livelihood. तो क्या हुआ कि जो राजा थे, राजकुमार थे, उनसे उनके अधिकार छीन लिया गया। जो किसान था उनको उनकी ज़मीन से अपने हाथ धोना पड़ा, और जो आर्टिशंस थे, जो कारीगर थे, जो हैंडीक्राफ्ट के जो एक्सपर्ट इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, इन सबको अपनी लाइवलीहुड से, अपने कमाई से हाथ धोना पड़ा। द मिडिल एंड अपर क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, particularly North India, were annoyed because of their exclusion from the well-paid higher post in the administration. Men who followed cultural or religious activities like priests and scholars found themselves without income as they lost their patrons. The Indian rulers, princes, and zamindars who had themselves lost their authority. The company's Indian soldiers were discontent with their low pay, hard life, and the ill treatment meted out to them by the British officers. Thus, by 1857, conditions were ripe for a mass uprising, and the accumulated grievances of the people burst forth in the form of the first war of independence. तो हुआ यूँ कि ब्रिटिशर्स ने जो इंडियन की अर्थव्यवस्था थी, जो इंडियन का जो कल्चर था, जो कस्टम्स था, जो ट्रेडिशंस था, उसको सबको पूरा अनदेखा कर दिया। राजाओं महाराजाओं से जो उनकी जो विरासत जो छीन ली गई थी। इन राजाओं महाराजाओं के पास में जो आर्टिसंस काम करते थे, उनको उनकी नौकरियां गंवानी पड़ी। उनके पास जो सोल्जर्स, कभी बड़े पैमाने में सोल्जर्स हुआ करते थे, उनकी संख्या घटानी पड़ी। सोल्जर्स बेरोजगार हो गए, कारीगर बेरोजगार हो गए, आर्टिसंस बेरोजगार हो गए। और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, जो इंडियन ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनकी तनख्वाह बहुत कम थी। उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, बहुत ज़्यादा मेहनत कराई जाती थी। तो ये सब जो था एक प्रकार से एक बड़े धमाके की तरह वॉर ऑफ 1857 का आकार लेके एक विशाल ज्वालामुखी बनकर वॉर ऑफ 1857 में ये कल्मिनेट हुआ, ये फूट गया। पॉलिटिकल कॉजेज। द पॉलिटिकल रीजन विच antagonized the Indian rulers were the following: the policy of expansion. The British policy of control and gradual extinction of the native Indian states was one of the major grievances of the Indian rulers. Ever since the Battle of Plassey, June 1757, the East India Company's territorial power increased rapidly. The Britishers tried to expand their political power in India by four ways. That is, by outright wars, by the system of subsidiary alliances, by adopting the doctrine of lapse, and on the pretext of alleged misrule. जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेज़ों ने जो गति पकड़ी है कि अपना जो दायरा है इंडिया में अपने कंट्रोल का, बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी वह अपने पॉलिटिकल पावर्स को इंडिया में बढ़ाने लगे। तो मेन ग्रीवांसेस, मेन जो प्रॉब्लम थी इंडियन रूलर्स के साथ में, ये थी कि किसी ना किसी तरीके से ब्रिटिश जो है अपने पॉलिटिकल पावर्स को इंडिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। खास करके इनके चार ऐसे षड्यंत्र थे, चार ऐसी चालें थी जिससे वह अपने पावर को बढ़ा रहे थे। पहला था सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, यानी एक कमज़ोर राजा जिसे अपने पड़ोसी राज्य से खतरा महसूस होता है,
वह अंग्रेज की विशाल सेना से मदद मांग सकता है, लेकिन इसके बदले में उसे एक सब्सिडरी देनी पड़ेगी, एक सब्सिडी देनी पड़ेगी। इसे हम सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। सब्सिडी का मतलब होता है कि अंग्रेज की सेना आपके सेना के साथ शामिल होकर आपकी सेना की ताकत बढ़ाएगी ज़रूर, लेकिन आपको अंग्रेज की सेना की देखभाल करनी होगी, उन्हें उनका वेतन देना होगा, सैलरी देनी होगी, उनके घुड़सवारों का ख्याल रखना होगा, घोड़ों का ख्याल रखना होगा। और तो और एक रेजिमेंट आपके कंपनी एक रेजिमेंट भेजेगी। रेजिमेंट मतलब एक रेसिडेंट ऑफिशियल एक रेसिडेंट भेजेगी, रेसिडेंसी, जो कि राजा के हर एक मीटिंग में शामिल होगा। जब भी राजा कोई मीटिंग करेगा अपने मंत्रियों के साथ में, मिनिस्टर के साथ में, उन मंत्रियों में इस रेसिडेंट का भी रहना अनिवार्य होगा। यानी एक प्रकार से यह जो भी गोपनीय खबर है, जो भी सीक्रेट है राजाओं की, वो सारे के सारा सीक्रेट जो है वह अंग्रेजों तक का पहुँचाया करेगा। दूसरा है एडॉप्टिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो आप जानते हैं कि एक ऐसा पॉलिसी था, अगर किसी राजा को या उसके रानी को नेचुरल संतान नहीं होती है, एक पुत्र नहीं होता है, तो वह कोई बच्चा गोद नहीं ले सकता, एडॉप्ट नहीं कर सकता। और राजा के मरने के बाद ये जो टेरिटरी है, पूरा का पूरा टेरिटरी जो है वह अंग्रेज़ों के हाथों में आ जाएगा, अंग्रेज़ों के राज्य में आ जाएगा। फिर था आउटराइट वॉर्स, घमासान युद्ध। जो अंग्रेज की बातों को नहीं मानता, उन्हें अपने राज्य में व्यापार करने नहीं देता, उनसे डायरेक्टली वो वॉर कर लेते, उनको हरा देते। और आखिरी था एक बहाने पर कि आपको अपना राज्य चलाना नहीं आता, एलिज्ड मिसरूल, इस बहाने से वह जो है अपना टेरिटरी एक्सपैंड कर लेते और उनका जो राज्य है उसको हड़प लेते हैं। बाय आउटराइट वॉर्स टू एक्सपैंड द टेरिटरियल पावर इन इंडिया and to safeguard their economic and political interest, the British waged many wars. The Battle of Buxar, 1764, established the British as masters of Bengal, Bihar, and Odisha. As a result of their success in Anglo-Mysore Wars, 1767 to 1799, the East India Company annexed most of the territories of the Mysore state. After the Third Anglo-Maratha War 1818, the Peshwa's entire dominance and all Maratha territory north and south of the Narmada River were acquired by the British. The Punjab was annexed in 1849 after the Sikhs were defeated in the Second Anglo-Sikh War. From 1823 to 1856, the British further expanded the empire by conquering Sindh, territories of Assam, Arakan, Tenasserim, and Pegu in Myanmar. Then the second method of expanding their territory was by subsidiary alliances. Some Indian states were brought under the British control without actually annexing them. This was done by following the subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley. Under this system, the Indian rulers who agreed to the subsidiary alliance first accepted the British as the supreme power. Second, they surrendered their foreign relations to the East India Company and agreed that they would not enter into any alliances with any other power and would not wage wars. ओके, तो सबसे पहले तो जो सब्सिडियरी अलायंस में वह ब्रिटिश को एक बहुत ही बेहतरीन ताकत मानेंगे। दूसरा, जो भी फॉरेन रिलेशंस है उनका, यानी फ्रांस के साथ में, फ्रांस जो है वो भी इंडिया में ट्रेड कर रहा था, डच था, पोर्चुगल था, हाँ, इन सब लोगों से वह व्यापार नहीं करेंगे जब तक का ब्रिटिशर्स उनको परमिशन नहीं देता। जो लोकल जो राजा है उसे यह भी
तय करने की अनुमति नहीं है कि किससे उसे युद्ध रखना करना है और किसी से संधि बनाकर, दोस्ती बनाकर बनाए रखनी है। सब चीज़ के लिए उसे ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। नंबर थर्ड, एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट at their headquarters and agree not to employ any European in their service without consulting the company. Number 4, agree to maintain the British troops at their own cost. And number 5, they virtually lost their independence. So by 1856, practically all the Indian states had either been annexed by the Britishers or had entered into an alliance with the company. The British had become the supreme power and the Indian princes were reduced to puppets. And the third point was by using the doctrine of lapse. By using the doctrine of lapse, Lord Dalhousie, the Governor General of India, annexed many states to the company. According to this doctrine, heirs adopted without the consent of the company could inherit only the private property of the deceased ruler. यानी जो आपने दत्तक लिया है, जिसे आपने अपना अपना बेटा बनाया, गोद लिया है, वह केवल आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर उसका अधिकार होगा। जो बाकी जो राज्य है वह ब्रिटिश के खाते में चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, heirs adopted without the consent of the company could inherit only the private property of the deceased rulers and not his territory, which would come under the company's rule. When the ruler of Jhansi died in 1853, leaving no natural heir, the widowed Rani was pensioned and the adopted son Anand Rao was not recognized as a lawful successor to the throne. The other prominent states which became victims to the doctrine were Satara, Jitapur, Sambalpur, Udaipur, and Nagpur. The principle of lapse was also applied to take away the titles and pensions of the rulers of some states. Regal titles like the Maharaja, the Rani of and the Nawabs of Carnatic and Tanjore were taken away. This caused unhappiness among the rulers as well as among the people in general. The rulers of Indian states believed that the states were annexed not by the application of doctrine of lapse but due to the lapse of all morals on the part of the Britishers. And the final method was on the pretext of alleged misrule. In 1856, Lord Dalhousie annexed Oudh to the company's domination on the pretext of alleged misrule. तो जो अवध का जो राज्य था वो एक ऐसा राज्य था जो ब्रिटिश के हर कार्यों में ब्रिटिशर्स की मदद करता था। सबको लगता था ब्रिटिशर्स सबके साथ में दगाबाजी करेगा लेकिन अवध के साथ में नहीं करेगा। लेकिन आखिरकार अवध को भी अपनी राजगद्दी गंवानी पड़ी। अंग्रेजों ने वहाँ पर भी अपनी बुरी नज़र डाल ही दी। The annexion of Awadh was arbitrary as the British seemed to have broken the promise made to the ruling chiefs. This caused resentment among the Indians in general and Awadh in particular. Lord Dalhousie justified the annexion of Awadh on the pretext of the good of the governed. But the people of Awadh on the contrary, had to face more hardships. They had to pay higher land revenue and additional taxes on food, houses, ferries, and justice. The dissolution of the Nawabs of Oudh and Oudh's army and the administration threw thousands of nobles, officials, soldiers out of job. The British confiscated the estates and the talukdars or zamindars. The dispossessed talukdars became the opponents of the British rule. The company's sepoys, of whom 75,000 were from Oudh, were the worst affected. These soldiers had helped the British to conquer the rest of India. But
They did not like that the homeland should come under the foreign sway. The annexion of Awadh also affected the soldiers' financial position. They had to pay higher taxes on the land their families held in Awadh. In fact, Awadh played a major role in the uprising of 1857.